जी, अस्सलाम वालेकुम। एक न्यू वीडियो कैटालिसिस जो है बेसिकली हम लोग पढ़ रहे थे काइनेटिक्स का ही एक ऑनवर्ड टॉपिक है। कैटालाइसिस भी कुछ लोग पढ़ते हैं, कैटालाइसिस भी पढ़ते हैं, कैटालिसिस भी पढ़ते हैं। तो बेसिकली एक ऐसा प्रोसीजर या एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप लोग कहते हो कि कैटलिस्ट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को इनहेंस करवाता है। आप लोग क्या करते हो, स्पीड अप करवाते हो रेट ऑफ रिएक्शन को आप इन द प्रेजेंस ऑफ सम काइंड ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ सब्सटेंसेस व्हिच इज कॉल्ड एज द कैटलिस्ट। The process in which the rate of reaction is speed up in the presence of certain substances is called as the catalyst। जो substances हैं जो जिनकी वजह से rate of reaction enhance होता है, speed up होता है या increase होती है उसकी speed, आप लोग उन substances को catalyst कहते हैं। और वो जो process है जिसमें catalyst जो है वो rate of reaction को speed up करवाएगा, उस process को आप लोग कहते हो catalysis है। तो इसके पीछे केमिस्ट्री क्या है, क्या ऐसा फैक्टर इन्वॉल्व होता है कि जो है रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज कर जाता है, जबकि पहले जब रिएक्टर रिएक्ट कर रहे थे और प्रोडक्ट बना रहे थे वो बहुत स्लो काम कर रहे थे। बट जब कैटलिस्ट प्रेजेंट होते हैं तो ऐसा क्या होता है कि कैटलिस्ट जो है ना उस रेट ऑफ रिएक्शन को, उसकी स्पीड को, यानी कि रिएक्टेंट के आपस में रिएक्ट करने की स्पीड को बढ़ाकर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन को विद इन द पैसेज ऑफ टाइम, जो कि पहले शायद 1 घंटे में हो रहा हो, 2 घंटे में हो रहा हो, उस रेट ऑफ रिएक्शन को आप लोग डन करवा देते हो विद इन 20 मिनट्स, 30 मिनट्स। डिपेंड करता है कि आपने कौन सा रिएक्शन दिया है और किस तरह के कैटलिस्ट आप लोग यूटिलाइज कर रहे हैं। तो जो पीछे इसकी केमिस्ट्री है कि कैटलिस्ट ऐसा क्या करता है रिएक्टर्स के में, तो वो बेसिकली ये है कि बेसिकली कैटलिस्ट क्या करते हैं कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देते हैं। अब इससे पहले आप लोगों को एक्टिवेशन एनर्जी का बता दूं। कहता है कि रिएक्टर्स जब रिएक्ट करके उनके पास एक अमाउंट होती है, ये जो आप लोगों को नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट द रिएक्टेंट विद अनदर रिएक्टेंट टू फॉर्म द प्रोडक्ट। रिएक्टेंट को रिएक्ट करने के लिए एक पाथ से गुजरना पड़ता है जिसको एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है। ये वो मिनिमम एनर्जी है, अगर किसी रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी है तो वो आपस में रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए चला जाएगा। बट अगर किसी के पास ये एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है, इससे कम है, तो वो कोई यहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा और वो बैक ऑफ कर जाएगा, दोबारा वापस आ जाएगा अपनी रिएक्टेंट की फॉर्म के अंदर, वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो एक्टिवेशन एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी है जो किसी भी रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करवाकर प्रोडक्ट बनाने के लिए जरूरी होती है। ठीक है, रिएक्टेंट के पास ये एनर्जी होनी चाहिए इतनी, तो वो रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे। इसको आप लोग एक्टिवेशन एनर्जी करते हो। ये वो अमाउंट है, ये वो आप लोग कह सकते हो कि एक वो पहाड़ी है जिसके ऊपर चढ़ के ही प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी। तो कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट क्या करता है, एक नया रास्ता बताता है। वो रास्ता इस एक्टिवेशन एनर्जी के रास्ते से थोड़ा छोटा होता है, उसकी पहाड़ी थोड़ी छोटी होती है, वो आप लोग रास्ता भी कह सकते हो। ठीक है, दिस इज एन अदर एक्टिवेशन एनर्जी पाथ। यहाँ पे आप देखो रिएक्टेंट के पास, जिनके पास इतनी एनर्जी होगी, पहले आप लोगों को फॉर लेट सपोज कि यहाँ तक जाने के लिए 20 जॉल एनर्जी चाहिए, लेकिन उसने तकरीबन आधी कर दी, 10 जॉल भी करती है, डिपेंड करता है आपने कैटलिस्ट कौन सा लिया है। कुछ कैटलिस्ट बहुत फास्ट काम करवा देते हैं, कुछ थोड़ा स्लो कराते हैं। तो जितना फास्ट काम कराने वाला होगा इसका मतलब है वो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी का ये जो रास्ता है वो उतना छोटा करता जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग कैटलिस्ट अच्छा नहीं लोगे, वो थोड़ी एक्टिवेशन एनर्जी कम तो करेगा, लेकिन वो यहाँ तक या यहाँ तक कर पाएगा। तो आप लोग जितना अच्छा कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हो वो डिपेंड करता है कि आप लोगों ने कौन से रिएक्शन में कैटलिस्ट इस्तेमाल करना है। तो बेसिकली कैटलिस्ट क्या करता है, प्रोवाइड एन अदर पाथ, एक नया रास्ता देता है जिस पर आप लोगों की एक्टिवेशन एनर्जी का रास्ता छोटा हो जाता है। तो अगर आप अब आपके रिएक्टेंट के पास इतनी भी एनर्जी होगी तो वो इस रास्ते से आएंगे, इस रास्ते को फॉलो करते हुए प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर देंगे। तो बेसिकली आपके कैटलिस्ट ने क्या काम किया, तो बेसिकली उसने क्या किया है, लॉर द एक्टिवेशन एनर्जी यूजिंग अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट को इस्तेमाल करते हुए आप लोग एक्टिवेशन एनर्जी जो कि रेड कलर की नजर आ रही थी आप लोग को, उसको कम करके आप लोग यहाँ तक ले आए ग्रीन लाइन तक। और ग्रीन लाइट शो कर रही है कि उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई है। अब रिएक्टेंट ऐसे जिनके पास कम एनर्जी है वो भी इस रास्ते को फॉलो करते हुए प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर देंगे। तो दी सब्सटेंस रिमेन अनचेंज। पहली इसके जो पॉइंट है, पहली जो इसकी प्रॉपर्टी है, ये चेंज नहीं होते। कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन के अंदर इस्तेमाल नहीं होते, ना ही उनकी जो आप लोग कह सकते हो कि वो चेंज हो जाते हैं। लाइक आपने कैटलिस्ट प्लाटिनम यूज किया है, ठीक है, एक रिएक्शन जिसको आप लोग बहुत मशहूर है हाइड्रोजनेशन ऑफ द अल्कीन एंड अल्काइन, उसके लिए आप लोग निकल कैटलिस्ट या प्लैटिनम कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हो। तो कहते हैं ये कैटलिस्ट प्लैटिनम रिएक्टेंट के फॉर्म में है, तो जरूरी नहीं प्रोडक्ट फॉर्मेशन के बाद प्लैटिनम किसी और शेयर में चेंज हो जाए, बल्कि वो प्लैटिनम ही रहेगा। अगर निकल कैटलिस्ट इस्तेमाल किया तो वो निकल ही रहेगा, उनकी केमिकल स्टेट चेंज नहीं होती। मैंने केमिकल स्टेट कहा है, ठीक है।
वो केमिकली या तो नई चीज नहीं बना देते, ना ही वो उनकी कंपोजिशन चेंज होती है, बल्कि वो केमिकली वही रहते हैं जो शुरू में आपने लिए थे, एट द एंड भी आपके पास वैसे के वैसे ही रहते हैं। अगर निकल शुरू पे लिया है तो एंड पे रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद भी वो निकल ही रहेगा, रादर देन के उसकी शायद आपने शुरू में उसके पैलेट्स लिए थे और एट द एंड आपके पास पाउडर बन जाए, लेकिन रहेगा वो निकल ही। ये डिपेंड नहीं करता कि इसकी फिजिकल स्टेट चेंज होगी, फिजिकल स्टेट डेफिनेटली चेंज हो भी सकती है, नहीं भी होती, बट उसकी जो केमिकल स्टेट है, लाइक अगर निकल लिया है तो आप लोगों को निकल थोड़ा सा यूज होने के बाद कॉपर में कन्वर्ट हो गया, दिस इज नॉट पॉसिबल। कहता है अगर शुरू पे निकल लिया है तो एट द एंड ऑफ रिएक्शन भी आपके पास निकल ही रहेगा। तो कैटलिस्ट कभी भी अपनी स्टेट चेंज नहीं करते केमिकल, दे आर रिमेन अनचेंज एंड मोस्टली यूज टू फैसिलिटेट द रिएक्शन। और फैसिलिटेट कैसे किया है? बाय लोअरिंग इट्स एक्टिवेशन एनर्जी, बाय प्रोवाइडिंग एन अदर पाथ टू फॉलो एंड फॉर्म द प्रोडक्ट। लोअर इट्स एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी और एक नया पाथ दिया कि इसको फॉलो करते हुए वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द बॉन्ड बिटवीन द एटम इन द मॉलिक्यूल आर ब्रोकन, रीअरेंज एंड रीबिल्ट, कंबाइनिंग द एटम टू द न्यू मॉलिक्यूल। तो ये जो रीकंबाइन, रीअरेंजमेंट जो भी कुछ हो रहा होता है वो इस पाथ को फॉलो करते हुए हो रहा होता है। पहले वो रेड पाथ फॉलो कर रहा था, बहुत हाई एक्टिवेशन एनर्जी थी, कैटलिस्ट इस्तेमाल किया तो नया एक बन गया पाथ जिसको फॉलो करते हुए आप लोग प्रोडक्ट फॉर्मेशन करवा रहे होते हो। तो ये कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट क्या कर रहा है कि नया पाथ दे रहा है, रिएक्टेंट इस पाथ को फॉलो करे और प्रोडक्ट बना दे। तो कैटलिस्ट वो सब्सटेंसेस जो ये नया पाथ दे रही हैं लोअर एक्टिवेशन एनर्जी करके, उनको कैटलिस्ट कहा जाता है। और ये जो प्रोसेस है जिसमें रिएक्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शन पहले बहुत ज्यादा रास्ता, लंबा रास्ता तय करके उसको प्रोडक्ट बनाना पड़ा था, अब छोटा रास्ता तय करके उसको प्रोडक्ट बनाना पड़ रहा है, तो वो क्या कहते हैं कि रिएक्शन का जो रेट है, उसकी जो स्पीड है वो अब स्पीड अप हो जाएगी। पहले वो 2 घंटे लगा रहा था, वो थोड़े से 20 मिनट लगा देगा। तो वो जो काम है, ये जो प्रोसीजर है जिसमें आप लोगों ने कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हुए रेट ऑफ रिएक्शन को तेज किया है और एक नया पाथ फॉलो अप करवाया है, दिस इज प्रोसेस इज नोन एज द कैटालिसिस। अब इसकी कुछ टाइप्स हैं, आप लोग होमोजेनियस कैटालिसिस पढ़ते हो, हेट्रोजेनियस कैटालिसिस भी पढ़ते हो। तो इसमें क्या किया जाता है? कहते हैं थोड़ा सा फर्क है, कैटालिसिस कैटालिसिस ही रहेगी, एक्टिवेशन एनर्जी कम ही होगी। थोड़ा सा जो फर्क है वो ये है कि आप लोगों ने जो रिएक्टेंट्स लिए वो दोनों थे लिक्विड स्टेट में, तो आप जो रिएक्टेंट के साथ कैटलिसिस डाल रहे हो वो भी अगर आप लोगों की लिक्विड स्टेट में हो, यानी कि आप लोग ये कह सकते हो कि अगर रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट की स्टेट ऑफ मैटर सिमिलर हो तो उसको होमोजेनियस कैटालिसिस कहते हैं। यानी कि अगर आप लोग ने रिएक्टेंट लिक्विड लिए हैं तो आपका जो आपका कैटलिस्ट है वो भी क्या होना चाहिए? लिक्विड होना चाहिए। तो आप लोग कहोगे कि ये होमोजेनियस कैटालिसिस हो रही है। लेकिन अगर आप लोग ऐसे रिएक्शन करते हो, ऐसे कैटालिसिस करवाते हो जिसमें आपकी जो आप लोगों ने ली है, रिएक्टेंट्स लिए हैं, वो लिक्विड या गैसियस फॉर्म में है और आपका कैटालिस्ट जो है वो क्या है? वो सॉलिड फॉर्म में है, या किसी भी स्टेट ऑफ मैटर आप कहते हैं कि चेंज हो, तो वो आपकी हेटेरोजेनस कैटालिसिस है। मैं आपको बता देती हूँ इसका जो होमोजेनस कैटालिसिस में एक एग्जांपल आप लोग पढ़ सकते हो, वो आप लोग कह सकते हो कि जब वो मुख्तलिफ हाइड्रोजनस की आपको बता देती हूँ, वो आसानी से याद रहेगी, आपको होमोजेनियस की भी बता देती हूँ। हाइड्रोजनस में देखें तो आप लोग कहते हो कि जो अल्कीन एंड अल्काइन है वो गैसियस फॉर्म में भी होती हैं, अल्कीन एंड अल्काइन, उनके हाइड्रोजनेशन करवाए जाते हैं, तो आपका हाइड्रोजन भी गैस है, अल्कीन और अल्काइन भी गैस है, दोनों रिएक्टेंट आपकी गैस फॉर्म में होते हैं। बट आप लोग जो कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हो, प्लैटिनम एडसॉर्ब होता, ठीक है, वो सॉलिड फॉर्म में भी होती है, निकल भी, ये सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो वो कहता है हाइड्रोजनस कैटालिसिस में बेसिकली क्या है कि रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट की जो स्टेट ऑफ मैटर है वो चेंज होती है। लेकिन अगर आप ओजोन की डिकम्पोजिशन पढ़ते हो या इस तरह से कोई रिएक्शन पढ़ते हो जिसमें रिएक्टेंट भी गैस फॉर्म में होता है और आपका कैटलिस्ट भी गैस फॉर्म में होता है, तो आप लोग कहते हैं वो होमोजेनियस कैटालिसिस है। इसका दूसरा पॉइंट जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है बिटवीन होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस कैटालिसिस, द अदर इज द एक्टिव साइट ऑफ होमोजेनियस कैटलिस्ट आर वेल डिफाइंड एंड हैज अ गुड सिलेक्टिविटी। और इसकी जो सॉरी हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट की है नॉट वेल डिफाइंड एंड हैज गुड सिलेक्टिविटी, ये कहने का मतलब ये है, इधर मैंने हेट्रो लिखा था, सॉरी फॉर द मिस्टेक। और एक्टिव साइट ऑफ होमोजेनियस कैटालिसिस के मतलब ये है कि वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि आप दोनों की स्टेट ऑफ मैटर सेम है, उन दोनों के साथ इंटरेक्ट करना कहता है ज्यादा बेहतर होता है एज कम्पेयर टू हेट्रोजीनियस। वहां पे थोड़ी सी जो है ना एम्बिग्यूटी ये आती है कि वहां पे डिफरेंस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर होने की वजह से थोड़ा सा कैटलिस्ट के ऊपर आप लोग की गैसेस को अब्सॉर्ब करवाना पड़ता है अगर गैसेस हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक्टिव साइट के अंदर फर्क आ जाता है। थर्मल स्टेबिलिटी होमोजेनियस कैटलिस्ट की पुअर है,
पुअर होने का मतलब ये है कि ये एक ही है ना, जैसे दोनों की स्टेट ऑफ मैटर सेम है, आप लोगों के लिए कैटलिस्ट को रिकवर करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सेम सिमिलर स्टेट ऑफ मैटर है। आप लिक्विड के अंदर से लिक्विड कैटलिस्ट को बहुत मुश्किल से निकाल सकते हो, लेकिन उसके बरक्स देखें हाइड्रोजन कैटलिस्ट, जिसमें अगर लिक्विड या गैसेस फॉर्म में रिएक्टेंट थे और आपका सॉलिड फॉर्म में कैटलिस्ट था, यहाँ से आप लोगों का कैटलिस्ट रिकवर कराना बहुत आसान है, रिसाइकल करवाना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि वो तो रिएक्टेंट जो है रिएक्ट करके प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर देंगे, शायद वो गैस ही बना दें या लिक्विड भी बना दें, लेकिन आपका जो कैटलिस्ट है वो तो सॉलिड फॉर्म में है। लेकिन यहाँ पे देखें लिक्विड फॉर्म में ही कैटलिस्ट थे, लिक्विड फॉर्म में ही आपका रिएक्टेंट थे, तो वो प्रोडक्ट बना भी दें तो आप लोगों का जो कैटलिस्ट है वो लिक्विड फॉर्म में अंदर ही पड़ा रहेगा। तो कहता है यहाँ पे रिसाइकलिंग एंड रिकवरी मुश्किल है होमोजेनियस कैटालिसिस में, और यहाँ पे रिकवरी आसान है, रिसाइकलिंग या रिकवरी एक ही बात है। ये कहता है कि ये एक फर्क लिखा हुआ था, होमोजेनियस कैटलिस्ट वर्क बेटर इन लो टेम्परेचर कंडीशन, और ये जो है वो थोड़ा सा हाई टेम्परेचर कंडीशन में भी काम कर जाते हैं। इनके लिए वो कहता है कि ये जो टेम्परेचर कंडीशन है बेसिकली ये उन रिएक्शंस के लिए होती है जिसमें आप लोग लिसेंट्रिक प्रिंसिपल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए जरूरी होता है। ठीक है। दूसरा अगर देखा जाए तो क्लासिफिकेशन ऑफ कैटालिसिस एक दूसरी तरह से, एक होती है ऑटो कैटालिसिस और एक होती है नेगेटिव कैटालिसिस। ठीक है। ऑटो कैटालिसिस और नेगेटिव कैटालिसिस में थोड़ा सा फर्क होता है। ये ऑटो कैटालिसिस मैं अभी आपको समझा देती हूँ। कैटालिसिस ऐसी जिसमें आप लोगों का प्रोडक्ट जो बना है, ठीक है, आप लोग रिएक्टेंट को रिएक्ट करवा के प्रोडक्ट बना रहे थे, और एक कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या करता है कि अपने से पीछे जो रिएक्टेंट का रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं मजीद, वो प्रोडक्ट खुद ब खुद कैटलिस्ट के तौर पर काम करना शुरू कर देता है। यानी वो खुद ब खुद क्या करता है कि वो एक नया पार्ट देता है, बस शुरू वाले दो रिएक्टेंट को रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनना पड़ता है। वो जब प्रोडक्ट बन देता है तो वो कहता है वो खुद कैटलिस्ट के तौर पर काम करना शुरू कर देता है, और वो कैटलिस्ट एक नया पाथ दे देता है। अब रिएक्टेंट को आसानी हो जाती है, पीछे वाले रिएक्टेंट जो रह जाते हैं उनको आसानी हो जाती है कि वो इस पाथ को फॉलो करके प्रोडक्ट बनाए। लेट्स सपोज आपने 100 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, तो 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना चुके। आप पीछे जो 98 है उनको इतना लंबा रास्ता तय करने की जरूरत नहीं, बल्कि आपका जो प्रोडक्ट बना है वो खुद कैटलिस्ट बन जाता है, और वो एक नया पाथ दे देता है लोअर एक्टिवेशन एनर्जी का, जिसको फॉलो करते हुए नए प्रोडक्ट बन देते हैं। तो इसको कहा जाता है ऑटोकैटालिसिस। द प्रोसेस विद द प्रोडक्ट जो बना हुआ है वो खुद कैटलिस्ट के तौर पर बिहेव करना शुरू कर दे, तो वो जो आपका काम होता है वो ऑटोकैटालिसिस होते हैं। यानी आपने रिएक्शन में कोई कैटलिस्ट नहीं डाला, वो खुद ब खुद कैटालिसिस करना शुरू हो गया। इसको सेल्फ कैटलिस्ट भी कहा जाता है। खुद ही प्रोडक्ट बना थोड़ी देर के लिए, बस शुरू वाले को एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत हुई, बाद में वो खुद ही प्रोडक्ट जो है आपका कैटलिस्ट के तौर पर काम करना शुरू हो गया, और एट द एंड आपका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाता है। नेगेटिव कैटालिसिस भी होती है एक। नेगेटिव मोस्टली तो यही है ना कि आप लोग क्या करते हो कि स्पीड ऑफ रिएक्शन तेज कराते हो, लेकिन नेगेटिव कैटालिसिस का मतलब ये है कि आप लोग रिटार्ड करवाते हो। रिटार्ड का मतलब ये है कि उसको स्लो कराने की कोशिश करते हो, क्योंकि सम टाइम ऐसे रिएक्शन होना शुरू हो जाते हैं। अब हर रिएक्शन आप लोगों को करवाना जरूरी तो नहीं है कि आप लोग रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ही बनाना चाह रहे हो। सम टाइम जिसको आप लोग अनविलिंग प्रोडक्ट कहते हो, कि कोई ऐसे प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाते हैं जिसकी आपको जरूरत नहीं होती। तो उन प्रोडक्ट फॉर्मेशन को कम कराने के लिए आप लोग नेगेटिव कैटालिसिस इस्तेमाल करते हो। उसको उस रेट ऑफ रिएक्शन को, उस रिएक्शन को कंट्रोल किया जाता है, उसको कम किया जाता है, उसको कंट्रोल स्टॉप करवाया जाता है नेगेटिव कैटालिस्ट को इस्तेमाल करते हुए। मोस्टली स्टॉप ही करवाया जाता है, लेकिन अगर स्टॉप ना भी करे तो वो उसको रिटार्ड करता है, उसके रेट ऑफ रिएक्शन को बहुत डिक्रीज कर देता है, इतना डिक्रीज कर देता है कि वो आपके लिए हार्मफुल ना हो। ऐसे तमाम रिएक्शन जो आपकी मर्जी के मुताबिक ना हो रहे हो, विलिंगली ना हो रहे हो, वो दूसरी तरह से होना शुरू होते हैं जो आप नहीं चाहते, तो आप लोग उनको स्टॉप करवाने के लिए जो कैटलिस्ट